हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारी बुक में दिया गया है उसको करने वाले हैं। उसमें छोटे छोटे से हमारे पास 10 to 12 क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर सॉल्व करके उनकी एंट्रीज लिखनी है यहाँ पर कि हम उनकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यानी विसर्जन के समय पर उनकी एंट्री क्या होगी। कुछ बातें हैं तो उनको यहाँ पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ रिटर्न किए हुए हैं ऑलरेडी, जस्ट वी हैव टू राइट डाउन द जर्नल एंट्रीज फॉर दीज क्वेश्चंस। तो पेड़ी के विसर्जन के समय ख्याति की बही कीमत ₹56,000 है, परंतु उसकी कोई रकम नहीं मिलती है। देखो, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है और उसकी कोई रकम नहीं मिलती है हमको, और पहले कीमत दर्शाई हुई है तो उसकी कोई एंट्री की जाती नहीं है क्योंकि अदृश्य संपत्ति है। अगर यह दृश्य संपत्ति होती तो हम मान लेते कि जितनी दी गई है उतनी ही मिलती, बट यहाँ पर लिख के दिया है कि उसकी कोई रकम नहीं मिलती है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि कोई प्रविष्टि नहीं होगी, कोई प्रविष्टि नहीं होगी। ये क्यों है? क्योंकि ये अदृश्य संपत्ति है। क्या? ख्याति। अगर ये ख्याति के सिवाय कोई यंत्र, मकान, लैपटॉप, ज़मीन, कुछ इस तरह का हमारा अगर स्थिर संपत्ति होती, दृश्य स्थिर में भी, तो हम यहाँ प्रविष्टि लिखते, बट यहाँ पर अभी कोई प्रविष्टि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम विसर्जन के समय पक्की तलपट में जमीन, मकान और विनियोग 2 लाख का दर्शाया गया है, उसके क्रम से 9 लाख और 1,50,000 मिले। तो इसके लिए एंट्री किस तरह से लिखेंगे हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये संपत्ति होती है। जब भी हमारे पास में अगर कोई संपत्ति दी हो, असेट्स दी हो, तो असेट्स दिए हो तो हम क्या करते हैं, वसूली खाते को क्या करेंगे, उधार, और असेट्स को क्या करेंगे हम, जमा। तो वसूली खाता उधार, किस किस का? 2 हमारे पास असेट्स है, जमीन, मकान और विनियोग, तो हम उनको लिखेंगे जमीन मकान खाते का। और दूसरा है हमारा विनियोग खाते का, तो हम वो भी लिखेंगे। तो ज़मीन मकान के लिए हम देखते हैं 8 लाख और 2 लाख है, तो ज़मीन की कीमत 8 लाख और विनियोग की कीमत हमारे पास है 2 लाख, तो उसका 2 लाख हो जाएगा। टोटल मिलाकर कितना होता है, 10 लाख। 8 और 2 10, तो उसको हम वहाँ लिखेंगे उधार में। अब सेकंड एंट्री हमारी होगी, इससे पैसे मिलेंगे उस बात की। तो जब ज़मीन मकान बेचे हैं, वसूली की है, तो पैसे मिलेंगे, उसको हम करेंगे रोकड़ और बैंक खाता उधार। रोकड़ और बैंक खाता उधार किसका, कहाँ से मिलेंगे हमको, वसूली खाते से। तो वसूली खाते का कितना पैसा मिलेगा, तो देखो वहाँ रकम लिखी हुई है 9 लाख और 1,50,000। तो कितना हुआ टोटल, 9 लाख प्लस 1,50,000, तो टोटल होता हमारा 10,50,000। उसके बाद में हमारे पास में थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन है कि पेड़ी की कुल संपत्तियाँ 2 लाख हैं, जिसमें चालू संपत्तियाँ 40% हैं, रोकड़ 10,000 के साथ है। उसके अंदर चालू संपत्ति में 10,000 की रोकड़ भी है, चौपड़ा कीमत से उसकी उपज हुई। तो इसकी एंट्री हम किस तरह से कर सकते हैं? तो पहले देखो क्या लिखा है, कुल संपत्ति। तो मैं लिखूँगा कुल संपत्ति कितनी है, 2 लाख, तो मैं भी यहाँ लिख दिया है 2 लाख। अब उसके 2 भाग बोल रहे, संपत्तियों के 2 प्रकार, चालू और बिन चालू, यानी कि स्थिर। चालू संपत्ति और स्थिर संपत्ति। चालू संपत्ति कितने बोली, 40% है, तो ये 40%। तो बाकी टोटल कितना होता है, 100 में से अगर ये 40% गए तो बचे कितने, 60%। तो इसका 40% करते तो हमको चालू संपत्ति मिल जाती है, और इसका करेंगे तो हमको 1,20,000 मिल जाएगा। अब इस 80,000 के अंदर क्या लिखा है, 10,000 रोकड़ है, तो ये हमारा हो गया 70,000 प्लस 10,000। ये 10,000 हमारे लिए रोकड़ है इसके लिए। अब हमको इसकी क्या मिली है, चौपड़ा कीमत। चौपड़ा कीमत यानी ये तो पूरी पूरी, और ये इसकी कीमत, यानी कि 10,000 है। जो रोकड़ होती है, रोकड़ का कोई लेन देन होता नहीं है, बस विसर्जन के समय पे रोकड़ जैसी रहती है वैसी ही रहेगी। तो इसकी एंट्री हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो दोनों संपत्तियों को लिखना है, और दोनों संपत्तियाँ हैं तो हमारे वसूली खाता क्या होगा, उधार। जब भी संपत्ति हो तो वसूली खाता क्या होगा, उधार।
अब किस किस प्रकार की संपत्ति? चालू संपत्ति, तो लिखेंगे हम चालू संपत्ति खाते का। दूसरी कौन सी है? स्थिर संपत्ति, स्थिर संपत्ति खाते का। वसूली खाते में तो हम पूरे को लेके जाएंगे, कितनी है? 2 लाख, तो हम पूरे के पूरे रोकड़ को छोड़कर लिखेंगे 1,20,000 प्लस पहले लिख देते हैं 70,000। चालू संपत्ति रोकड़ को नहीं लिया जाता है इसके लिए, और 1,20,000। टोटल कितना हुआ? 120 और 70 190,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,90,000। अब सेकंड इफेक्ट में भी हमको क्या मिला है? चौपड़ा कीमतों पर, यानी जितनी थी हमारे पास उतने के उतने पैसे पूरे मिल गए, कोई कमी हुई नहीं है। और रोकड़ मिलती है तो क्या करते हैं? रोकड़ और बैंक खाता उधार, रोकड़ और बैंक खाता क्या करते हैं? हम उधार करते हैं, तो वो उधार हो गया है। देखो उसके बाद में किसके मिलेंगे? वसूली खाते से मिलेंगे हम ये, क्योंकि हमने असेट्स का खाता तो बंद कर दिया है। तो वसूली खाते का कितना? 1,90,000 है, तो 1,90,000 हमको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन हुए। आगे भी चलते हैं, आगे क्वेश्चन हमारे कौन कौन से वो भी देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमको क्या लिखा है? बही में ख्याति दर्शाई हुई नहीं है, फिर भी विसर्जन के समय उसकी बिक्री से 50,000 मिले, तो इसकी एक ही एंट्री होगी। वो एंट्री किस तरह से होगी यहाँ पर कि पैसे मिले हमको, भले कोई चीज़ हो या ना हो, पैसे मिले तो मना नहीं करने का। तो रोकड़ और बैंक खाता बैंक में ले जाकर रख देना है। रोकड़ और बैंक खाता उधार किस चीज़ का मिलेगा? वसूली खाते से हमको मिलेंगे वो, क्योंकि वसूली करते समय पैसे मिले, तो वसूली खाते ही लिखे जाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ के हों। 50,000 50,000। अब उसके बाद में आता है हमारा 5वां क्वेश्चन। लैपटॉप की कीमत 35,000 है, एक साझेदार उसे 25,000 में ले जाता है, तो 2 एंट्री करनी पड़ेंगी यहाँ पर। एक लैपटॉप की पहले वसूली खाते में ले जाना पड़ेगा उसको, संपत्ति है लैपटॉप, तो उसको लिखेंगे वसूली खाता उधार। संपत्ति है तो कहाँ लेके जाएंगे? संपत्ति का खाता बंद करने के लिए इसको जमा करना पड़ता है, क्योंकि संपत्ति की बाकी शेष क्या होती है? उधार होती है। तो लैपटॉप खाते का, यानी कि लैपटॉप का खाता हमने बंद कर दिया, क्योंकि कंपनी बंद हो रही है तो सभी खाते बंद करने पड़ते हैं। उसके बाद में उसको कौन लेके जाता है? एक साझेदार लेके जा रहा है, कितने में? 25,000 में, तो लिखेंगे साझेदार का पूंजी खाता उधार। साझेदार लेके जा रहा है, इसलिए साझेदार का पूंजी खाता क्या हो जाएगा? उधार होगा। कहाँ से लेके जा रहा है? वसूली खाते से लेके जाएगा। अब तो वसूली खाते के हाथ में पहुँच गया, तो वसूली खाते का कितना? 25,000। इसको हम डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, साझेदार का पूंजी खाता उधार लैपटॉप खाते का, तो भी चलेगा, राइटिंग ना जाएगा, बट ये बेटर है ज़्यादा। अब एक साझेदार अपनी श्रीमती जी की लोन 40,000 चुकाना स्वीकार करता है, तो डायरेक्टली श्रीमती की लोन क्या है? पेड़ी का दायित्व है। दायित्व का खाता बंद करने के लिए उसका खाता क्या करना पड़ेगा? उधार। श्रीमती की लोन खाता उधार, ये दायित्व होता है, इसलिए उस खाते को उधार करके हमने उसको बंद कर दिया, क्योंकि सभी दायित्व के खातों की बाकी जमा होती है। और किसके? साझेदार लेके जा रहा है, तो साझेदार का पूंजी खाते का कितनी रकम है? 40,000, तो हम लिखेंगे यहाँ 40,000 पूरा ये लोन स्वीकार करता है चुकाना साझेदार। अब हमारे पास बात आती है कौन सी? 7वां नंबर की। 7वें नंबर में आयकर की जिम्मेदारी हमारे पास कितनी है? 30,000, जो बही में लिखी है और उसको हमने चुका भी दिया है। तो चुका दिया है तो फिर कहाँ प्रॉब्लम ही है? तो वसूली खाता उधार, वसूली खाता उधार सीधा हम कहाँ चुका देंगे? रोकड़ और बैंक से चुकाना पड़ेगा, कोई भी हो, तो रोकड़ और बैंक खाते का रकम कितनी होगी हमारे पास है इसकी? ऊपर लिखी हुई है सवाल के अंदर 30,000, तो 30,000 से ही हमको एंट्री करनी है। तो ये भी हमारी एक एंट्री हो चुकी है कि आयकर की जिम्मेदारी अगर चुकानी हुई है और बही में लिखी है और इसे चुका दी, नहीं लिखी है, सॉरी बही में नहीं लिखी है, तो उसको इस तरह से हमको चुका देना है। अब नेक्स्ट, विसर्जन के समय पेड़ी के सभी दायित्व और साझेदारों को लोन चुकाने के बाद संपत्ति की वृद्धि हुई है 1,20,000 की। साझेदार ने लाभानी का प्रमाण दिया 5:3:2, उसकी निपटारे की प्रविष्टि लिखनी है।
तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा है, पैसा बच गया हमारे पास, संपत्ति यानी कि फ़ायदा हुआ। तो वसूली खाते के उधार में लिखा जाएगा लाभ। तो वसूली खाता उधार, और जो लाभ आएगा उसको कौन बांट लेंगे? साझेदार। ए का पूंजी खाते का 3 साझेदार है, ABC। तो ए का पूंजी खाते का, बी का पूंजी खाते का और सी का पूंजी खाते का। रकम कितनी है? टोटल 1,20,000 है। उसको तीनों के तीनों बांट लेंगे 5, 3, 2 में। तो हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,20,000, 5 और 3 8 और 2 10, इनका टोटल रहा अनुपात का। तो उसको 10 से भाग देंगे। 12,000, पहले 5 है तो 5 यानी कि 60,000, 3 है 36,000, 2 है तो 24,000। अब आगे, पेड़ी के विसर्जन के समय यंत्र 2 लाख बताए हैं जिसकी वही कीमत मिलती है। जितने यंत्र थे उतने ही उसके पूरे पूरे पैसे मिल गए हैं हमको। तो यहाँ पर एक्चुअली 2 एंट्री होनी चाहिए, लेकिन जगह कम है, एक तो ये भी ध्यान रखना है। ट्राई करते हैं, चलो। संपत्ति है यंत्र, तो कहाँ लिखेंगे? वसूली खाता। जब भी संपत्ति है तो वसूली खाता उधार। यंत्र संपत्ति है तो यंत्र खाते का। दो लाख। अब दूसरा भी यहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। पैसे मिल गए हैं, वही वही कीमत मिली, यानी 2 लाख के 2 लाख के हमको वापस मिले हैं। तो रोकड़ बैंक खाता उधार, वसूली खाते का। रकम वही की वही लिख रहे हैं क्योंकि वही कीमत बोला, वही कीमत में इतना ही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 10वां कि कोई एक साझेदार है, वो पेड़ी के विसर्जन की जिम्मेदारी स्वीकार विसर्जन की कार्य का करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। उसके बदले में उसे पारिश्रमिक रूप में 20,000 चुकाने का निश्चय किया गया है। हमने क्या निश्चय किया कि 20,000 उसको चुकाएंगे, लेकिन पेड़ी ने उसे खर्च के पेटे कितने चुकाए हैं? 12,000 ही चुकाए हैं। तो उसकी एंट्री किस तरह से करनी पड़ेगी? वसूली खाता उधार, 20,000 चुकाना निश्चय किया, ध्यान रखना है। तो वसूली खाता उधार साझेदार के पूंजी खाते का, सिर्फ चुकाना स्वीकार किया है इतना। तो 20,000 है तो 20,000 हम यहाँ लिखेंगे और 20,000 ही यहाँ लिखेंगे। दूसरा नंबर हमारे पास में आ गया, उसको खर्च के पेट हमने सिर्फ दिए कितने? 12,000 ही। किसको? साझेदार को। तो साझेदार का पूंजी खाता उधार, एकदम सिंपल है। इनके अंदर जस्ट लॉजिक यूज़ करना हमको कि कौन सी चीज़ कहाँ आ सकती है। किसका? रोकड़ चुकाया होगा या तो हमने बैंक से चुकाए होंगे। चुकाई लिखा है तो रोकड़ और बैंक खाते आएगा ही। कितना चुकाया? सिर्फ 12,000। तो हम 12,000 से ही एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारा हुआ 10वां पॉइंट। इम्पोर्टेंट में बात करें तो सिर्फ 10 तक के ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी आगे हमको 11 और 12 भी दिए हैं तो उनको भी ट्राई करेंगे। तो पेड़ी के विसर्जन के समय देनदार 1,20,000 हैं और लेनदार 60,000 हैं। एक साझेदार 20% कम कीमत से देनदार लेकर लेनदार को चुकाता है। कोई बात नहीं, एंट्री स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो 2 अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ, देनदार और लेनदार। तो पहले देनदार का हम लिखते हैं। देनदार हमारे लिए क्या होती है? संपत्ति। अगर देनदार संपत्ति है तो वसूली खाता क्या होता है? उधार। तो वसूली खाता उधार देनदार खाते का 1,20,000 है तो पूरा 1,20,000 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में सेकेंड एंट्री हमारे लिए क्या होगी? यहाँ पर लेनदार 60,000 है तो लेनदार दायित्व है तो उसका खाता क्या होगा? उधार। लेनदार खाता उधार वसूली खाते का 60,000। अब क्या होगा कि ये 60% 20% कम कीमत पर देनदारों को लेता है। तो थर्ड एंट्री हम यहाँ करेंगे। कोई जगह कम दिख रही है, इसके लिए 20% कम कीमत पर देनदारों को लेके जाएगा। तो ये कौन है? पार्टनर है। तो साझेदार का पूंजी खाता उधार
किसको लेके जाएगा, देनदारों को कहाँ से लेके जाएगा, वसूली खाते से। तो वसूली खाते का कितना, 20%, 1,20,000 में से 20% कम करना है हमको, 96,000 आता है, तो हम 96,000 यहाँ पर लिख देंगे। और चौथी हमारी लास्ट एंट्री है, लेनदारों को चुकाना है। तो लेनदार यहाँ पर है, ये रहे हमारे लेनदार। तो लेनदारों को चुकाना है, तो वसूली खाता उधार, रोकड़ और बैंक, चुकाना बोला है तो रोकड़ और बैंक खाता आएगा ही आएगा। तो रोकड़ और बैंक खाते का कितना चुकाना हमको यहाँ पर, 60,000 पूरे, इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं बोला है, तो 60,000 पूरे। उसके बाद में हमको यहाँ पे 3 दिए हैं RBI, साझेदारों के बीच लाभानी का वितरण 3-2-1 के प्रमाण में होता है। निम्नलिखित बाकियों का निपटारा आप किस प्रकार करेंगे। तो अनामत दी हमको 18,000, तो लिखेंगे, तो अनामत सारी जमा होती हैं, तो सामान्य अनामत खाता उधार RBI, तो RBI के पूंजी खाते का और I के पूंजी खाते का 18,000 हमको यहाँ दिया हुआ है, उसको हम यहाँ बांटेंगे 3-2-1 में, 3 और 2 5 और 1 6। 18,000 को हम 6 से भाग देंगे, तो 3 दिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, अनुपात के ऊपर से याद रखेगा 3-2-1 में। अब यहाँ पर लाभानी खाते की उधार बाकी, तो ये जमा हो जाएगा और साझेदार क्या हो जाएंगे, उधार। R का पूंजी खाता उधार, B का पूंजी खाता उधार, I का पूंजी खाता उधार, लाभ हानि खाते का कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 12,000 है, उसको बांटेंगे 3-2-1 में, 3 और 2 5 और 1 6, तो 12,000 भाग 6 करेंगे, 2,000, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर तो ये दोनों सेम में 18,000 है, तो लिखेंगे कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, ये एकत्रित लाभ है, ये हानि थी हमारे पास, तो लिखेंगे कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार, तीनों पार्टनर हमारे RBI के पूंजी खाते का, B के पूंजी खाते का, और हमारे पास लास्ट पार्टनर है I के पूंजी खाते का। 18,000 को ही बांटना है, तो 18,000 हमने ऊपर ऑलरेडी बांटा है, तो उसी को यहाँ यूज़ कर लेते हैं, दोबारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एक छोटा सा हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में 3 मार्क में आता ही है, तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर में से हमको एक ट्रू फॉल्स के और करने बाकी रहे हैं, वो भी हम करेंगे इसी में से, वो नेक्स्ट वीडियो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन।